तज्ज़ियों और तफसीरों पर मबनी प्रोग्राम सूरत हाल में अशरफ शाद के साथ तैयबा सफ़ी का आदाब। शाद साहब आदाब, बहुत शुक्रिया तैयबा। सबसे पहले 5 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हम अपने तमाम नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद देना चाहेंगे और खुदा करे कि ये साल हमारे लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ लेकर आए। शाद साहब आपको भी नए साल की बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया और मैं आपकी इस दुआ पर आमीन कहूँगा बिल्कुल कि नया साल जो है वो हम सब हमारे सब नाजरीन के लिए, हमारे सब दोस्तों के लिए बहुत अच्छा साबित हो। शाह साहब, सबसे पहले आज हमारा जो मौजू है वो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा को याद करते हैं, क्योंकि 3 रोज़ पहले 27 दिसंबर को उनकी बरसी भी मनाई गई, उनका 13वां यौम शहादत था। आप बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह याद करते हैं? बेनज़ीर भुट्टो एक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की एक बहुत ही अहम रहनुमा थी जी। और मुझे याद है जब जिस दिन उनका इत्तेफाक ऐसा है कि जब उनकी शहादत हुई, जब उन्हें कत्ल किया गया, मैं इंडिया में था। अच्छा। और मैं उस वक्त मैं गया हुआ था एक शहर मुरादाबाद, जो मेरी जाए पैदाइश भी है, मैं वहाँ गया था। तो वहाँ से रात को मैं दिल्ली वापस आ रहा था, दिल्ली में ठहरा था। तो मैं निसफ रास्ते में था। अच्छा। तकरीबन कोई 4 घंटे का ये सफ़र था। तो मुझे फ़ोन आया, मेरे दोस्त, मेरे जो मैं वहाँ पर मेज़बान थे दिल्ली में, बहुत ही बड़े मशहूर सहाफ़ी राहुल जलाली, जो दिल्ली वहाँ के नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे, उनका इंतकाल हुआ अभी पिछले कुछ महीने पहले। तो वो तो उनकी बीवी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि शाद साहब आपने ख़बर सुनी? मैंने कहा नहीं कर। जब उन्होंने बताया तो आई कुडंट बिलीव इट। तो फिर उन्होंने कहा कि शाद साहब आप, वो राहुल तो वहाँ एक टेलीविज़न पर, ज़ाहिर है हर टेलीविज़न पर प्रोग्राम हो रहे थे, फला टेलीविज़न पर बैठे हुए और वहाँ आपका भी इंतज़ार हो रहा है। अच्छा, इंडिया में? वहाँ पाकिस्तान से एक आया हुआ, एक मतलब पाकिस्तानी सहाफ़ी, पाकिस्तान से तो नहीं लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी की हैसियत से, तो वो मेरे साथ भी। तो वो मैंने तो खैर मैं वैसे भी 2 घंटे का मज़ीद फासला था पहुँचते पहुँचते रात भी। और फिर वैसे भी यानी एक ऐसी ख़बर थी कि मैं तो सीधा जहाँ ठहरा था वहाँ गया और टेलीविज़न खोल कर फिर मैं तमाम रात देख के सुनता रहा। और एक बहुत ही एक इंतहाई दुख की बात। अच्छा, उसमें जो इस वाक़े पे जो दुख हुआ लोगों को, वो उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं कि वो बेहम नज़ीर के हामी थे या मुखालिफ थे, उन्हें पसंद करते थे नापसंद करते थे। वो एक इतना बड़ा सानेहा था, एक अलमिया था पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का। देखिए, जब किसी की यानी जो तारीख़ साज लोग होते हैं, देखिए बहुत लोग जो हैं वो शहीद होते हैं, बेवक्त मर जाते हैं, कत्ल होते हैं या कुछ होते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि उनके इस सानेहा का एक पूरे मुआशरे पर या एक पूरी सियासत पर या एक मुल्क पर क्या असर पड़ता है, अच्छा या बुरा। जी। दोनों तरह के फ़र्क। मसलन जैसे ज़ियाउल हक 1988 में जहाज़ के हादसे में अचानक जो है वो चले गए, वो भी उनका मरना भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर उसके बहुत अहम असरात हुए। अब वो अच्छे हुए या बुरे हुए वो एक अलग एक बहस है। लेकिन बेनज़ीर के बारे में ये यकीन से कहा जा सकता है कि उनके जाने के असरात बुरे हुए पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की ममलिकत पर। और वो आप अगर हम इस तरह इसको देखें कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो ज़िंदा रहती और ये वाक़या ना हुआ होता, तो पाकिस्तान की सियासत में जो आज सियासत पाकिस्तान की वो मस्बत होती या मनफी होती। मुझे यकीन मैं कह सकता हूँ कि यकीनन उनकी अगर वो यहाँ आज मौजूद होती तो एक बहुत पॉजिटिव साथ होती। और उसकी बहुत सी वजूहत हैं जिस पर हम आगे हम बात कर सकते हैं। जी। शाद साहब, आपने बताया था कि आपने बेनज़ीर भुट्टो साहबा का इंटरव्यू भी किया था माजी में, तो उसके बारे में आप बताइए, कुछ हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। जी हाँ, उनका जो एक इंटरव्यू था वो उस बारे में तो मैंने एक शुरू के अपने एक प्रोग्राम में बात भी मैंने की थी। वो क्योंकि उनका वो इंटरव्यू, मेरी एक किताब है इंटरव्यूज़ की सियासतें क्या क्या, उसमें ये सभी बड़े लोगों के जो कौमी बड़े रहनुमा थे, उसमें बेनज़ीर के, ज़ियाउल हक के, इमरान खान के और बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ थे। तो उनका बड़ा अहम इंटरव्यू था, उस पर मैंने जब गुफ्तगू कर रहा था। लेकिन मैंने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इंटरव्यू किया बेनज़ीर का। जी। अच्छा। जी, सबसे पहले मैंने उनको इंटरव्यू किया था, ये मुझे तारीख़ भी याद है, 5 जनवरी 1978 को। अच्छा, 78 में? तो जी, 78 जी। वो उस वक्त भुट्टो साहब जो थे वो जेल में थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था, फ़ैसला नहीं हुआ था। अच्छा। और
तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त एक यौम जमहूरियत के नाम से 5 जनवरी भुट्टो साहब की सालगिरह भी थी, तो उस दिन एक उन्होंने लाहौर में एक बहुत बड़ा एक यानी यौम जमहूरियत के नाम से एक बहुत बहुत बड़ा एक प्लान किया था, एक जुलूसों का और इसका और उसका। तो मैं वो कवर करने, मेरा उस ज़माने में एक रिसाला वीकली मेयार निकलता था, उसकी तरफ से मैं उसको कवर करने में लाहौर गया, लाहौर में रहा मैं पूरे कई दिन। तो उस दिन 5 जनवरी 1978 को बेगम भुट्टो जो थी उनकी क़यादत में वो निकला वहाँ पर। तो शाम, अच्छा हुकूमत ने दोनों को, बेनज़ीर भुट्टो को और नुसरत भुट्टो दोनों को उन्होंने नज़रबंद कर लिया था घर में। तो शाम को अब हमने कहा क्या करें, कुछ ऐसा कोई बड़ा हंगामा तो हुआ नहीं, जुलूस वलूस भी कोई ऐसा अहम नहीं निकला। तो हमने, मेरे एक जो वहाँ नुमाइंदे थे लाहौर में, एक मुमताज़ अली सैयद, वो अब मशरिक़ के चीफ एडिटर हैं, वो अपनी उनकी मोटरसाइकिल पे हमने जाकर क्रैश इन किया जहाँ पर वो नज़रबंद थी। तो आके खैर पुलिस वालों ने हमें घेर वेर लिया, पकड़ लिया। तो हमने कहा भी हम अखबार से आए हैं, कराची से आया हूँ मैं और इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने अंदर से पूछवाया, फिर हमें जी जाने दिया। तो वहाँ पर जब बेगम भुट्टो साहबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आई, तो बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त जो है वो आई, उन्होंने हमें हमसे बात की, इंटरव्यू दिया। तो वो एक जो बेनज़ीर थी उस वक्त, यानी आप इमेजिन कीजिए 1978, तो वो बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो जो थी, बेनज़ीर भुट्टो को उनके दोस्त जो थी वो पिंकी कहते थे उनको। तो वो बिल्कुल वाकई उस वक्त से पिंकी थी, यानी वो बाल कटे हुए बिल्कुल मर्दाना से बहुत ही, और एक फूलदार ब्लाउज़ पहना हुआ, एक जीन्स पहनी हुई उन्होंने, और एक रॉथमन इंटरनेशनल जो एक ब्लू रंग का बड़ा पैकेट होता था, मैं भी एक ज़माने में पिया करता, वो जनाब जो है वो सिगरेट विगरेट पीती हुई और कोई गुफ्तगू की। अच्छा उनकी वो उस वक्त ज़ाहिर है कि बिल्कुल एक नई उस्ताद पड़ी थी, उनके वालिद और भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा था। तो ज़ाहिर है कि वो अचानक उनको आना पड़ा था अपनी माँ के साथ, लेकिन बहुत इमैच्योर थी उस वक्त, उनकी गुफ्तगू में बहुत ही यानी इमैच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। और तो वो एक मेरा तजर्बा था, मैंने लिखा भी वो इंटरव्यू उसी वक्त दूसरे दिन। उसके बाद जो मैंने दूसरा इंटरव्यू किया वो उसके पूरे 10 साल बाद, अच्छा वो मैंने किया था उनका 88 में, 1988 में। और जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, उसी के चंद महीने बाद वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनी। वो एक बिल्कुल ये वो बेनज़ीर थी नहीं जिनसे मैं पहली बार मिला था। 10 साल में उनके अंदर सियासी शऊर आ गया, मैच्योर्ड सियासतदान, बहुत अच्छी तरह अपना, जिस तरह वो दुपट्टा पहनती थी सर से लेकर और गुफ्तगू में बड़ा ठहराव, और बहुत एक जो सवालात थे मेरे उनके साथ काफ़ी, यानी मैं, बल्कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये रहा कि उनके साथ इस इंटरव्यू की कोई तस्वीर नहीं बन सकी। अच्छा। क्योंकि वो उनके कोई पिंपल्स निकले हुए थे। अच्छा। तो वो उनके फ़ोटोग्राफ़र, उन्हीं के फ़ोटोग्राफ़र थे, जाहिद हमारे दोस्त भी थे, तो वो गए थे तस्वीर लेने, तो उनसे फ़ौरन रोक दिया उन्होंने कि जाहिद मेरी तस्वीर मत लो, मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, मेरे पिंपल निकला हुआ। तो वो तस्वीर उस वैसा नहीं बन सकी, लेकिन तस्वीर वो मेरा इंटरव्यू उसमें शामिल है, मेरी किताब में लोग उस पर बहुत बात भी कर चुके हैं। उसके बाद मैं 2 दफ़ा और मिला उनसे। अच्छा। एक दफ़ा जब इलेक्शन जीती थी 88 ही में, के आखिर में, ग़ालिबन नवंबर की बात, तो वो हुकूमत बनाने के लिए उनको MQM की ज़रूरत थी, तो वो अल्ताफ़ हुसैन के घर गई थी। अच्छा। और मैं भी आया हुआ था, कुवैत से आया हुआ था मैं, तो मैं भी मौजूद था। तो जब गुफ्तगू दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनके साथ बिल्कुल मैं भी, और जो सहाफ़ी थे उनमें मैं भी शामिल था, वहाँ पर उनसे सवाल जवाब देते बात हुई थी। और आखिरी बार मैं उनसे एक दफ़ा मिला था जब वो वज़ीर आज़म बनने के बाद सऊदी अरब गई थी उम्रा करने के लिए। तो पूरी एक उनके साथ टीम थी। मैं पाकिस्तान से, क्योंकि एग्ज़ाइल में था, पाकिस्तान जा नहीं सकता था, बहुत सालों से मेरे ख़िलाफ़ केसेस थे, तो मैं, लेकिन ये कि जब मैं कुवैत में था तो मैंने कहा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि बेनज़ीर के साथ जो भी लोग आए थे सब मेरे अच्छे पुराने हमारे दोस्तों में से थे। हमारे वाजी शमसुल हसन थे, और एंडी ख़ान थे, और रज़ा रब्बानी थे, और बहुत से लोग थे। तो मैं फिर कुवैत से गया उनसे मिलने। तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही महदूद सहाफ़ियों के साथ, सऊदी सहाफ़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मुझे भी वाजिद शमसुल हसन ने, वाजिद भाई ने साथ में अंदर इनकराया, जबकि
मेरे ख़िलाफ़, हालांकि मैं मुश्किल में भी आया था क्योंकि वो सऊदियों ने फिर वो किया, शिकायत की कि भाई ये कौन, ये गैर सऊदी जर्नलिस्ट कैसे इस बस, लेकिन खैर वो बात आई गई हो गई थी। तो ये मेरी समझिए कि 2 दफ़ा मेरी उनसे 1-to-1 इंटरव्यू थे मेरे, और 2 दफ़ा मेरी उनसे एक इज्तिमाई तौर पर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा शाद साहब, बिलावल भुट्टो बेनज़ीर के सियासी जानशीन हैं, क्या आप उनके अंदर बेनज़ीर का रिफ्लेक्शन देखते हैं? उनकी चमक आपको नज़र आती है? बड़ा एक आसान सा सवाल है वैसे तो, खैर अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका जवाब बिल्कुल ये है कि नहीं। नहीं जी। दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो जो है ना, बेसिकली वो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, जो बेनज़ीर का जो ब्रांड है उसके, तो वो जाहिर है कि वो उसके उन्हीं के हिस्से में आया और उसी सियासी जो है वो उसको, लेकिन बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो जो है वो आसिफ जरदारी के जानशीन है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी जहन में एकदम से यही बात है। जी है, तो वो बेनज़ीर, देखिए बड़ा फ़र्क है। जैसे मैंने कहा, देखिए बेनज़ीर भुट्टो जो थी, बेनज़ीर भुट्टो को बाकायदा भुट्टो साहब तैयार कर रहे थे अपने जानशीन के तौर पर, जाहिर है। और भुट्टो साहब को उस ज़माने में लोग जब तैयार करते थे, उसका मतलब ये नहीं कि बैठ कर आपको तकरीरें रटा रहे हों, एक पूरी आपकी एक जो है, जब ये भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने हैं पहली बार दिसंबर 71 में 72 में, जब ये फिर ये इंडिया गए थे, इंडिया से मुज़ाकरात करने, जिसमें कि हमारे जो फ़ौजी वहाँ पर उनको लेकर आए थे और शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो शिमला गए थे, तो अपने साथ बेनज़ीर को लेके गए थे साथ। अच्छा। में तो वो उनका एक उसी वक्त से था कि वो बेनज़ीर को साथ रखते थे, लेके भी जाते थे। इसी तरह उनकी पढ़ाई भी उन्होंने ना बेनज़ीर ने ऑक्सफोर्ड में पहले की, वहाँ से फिर उनको बर्कले जो है वहाँ ले गए वहाँ अमेरिका में, और तो वो एक उनकी तरबियत एक, क्योंकि भुट्टो साहब खुद एक बहुत ही खारजा उमूर के, ख़ास तौर पर दुनिया के जो मामलात थे उनको बहुत इसी हिसाब से वो बेनज़ीर की भी तरबियत उसी तरह कर रहे थे, तो बेनज़ीर उनके साथ साथ थी। लेकिन जब ये 1977 में जब ये हुआ है, उनका कू हुआ है और उनको गया, तो फिर वो बेनज़ीर को जो है वो ज़ाहिर फिर आना पड़ा, क्योंकि उनकी माँ अकेली थी जो मुहिम चला रही थी, नुसरत भुट्टो, तो बेनज़ीर उनके साथ साथ रही। तो बेनज़ीर की फिर अगले समझिए कि कितने साल, तकरीबन 10 साल उनकी जो है ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई। अच्छा। क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया ना कि जब वो पिंकी से बेनज़ीर बनने का जो अरसा था, एक 10 साल, तो उसमें 7-8 साल लगे नजर आया। वो उनकी एक नहीं, बाकायदा एक ऑन द जॉब के भी वो एक लड़ रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं, जलसे कर रही हैं। वो स्पॉन्टेनियस जलसे थे, वो नहीं होते थे कुर्सियाँ लगा के बिठा के आपकी तकरीर जो है वो कोई MC बैठा हुआ कर, वो बाकायदा एक सड़कों पर प्रोटेस्ट है, लाठियाँ चल रही हैं, उसमें आपके कारकुन मर रहे हैं आपके, और जाकर जेल काट रही हैं, जेल में रह रही हैं, आप नज़रबंद रह रही हैं, कभी कभी जेल में रह रही हैं। तो उनकी एक पूरी सियासी तरबियत हुई। अच्छा। बिलावल भुट्टो की क्या तरबियत हुई है? बिलावल भुट्टो जो है वो तो लाड़काने भी वहाँ से बिलावल हाउस में रहते हैं, और हेलीकॉप्टर में बैठ के लाड़काना चले जाते हैं अपने मज़ारों पर फातिहा पढ़ने, और वापस आ जाते हैं। उनकी कोई ट्रेनिंग, अच्छा ना तो पढ़े लिखे वो ज़्यादा, भाई पढ़े लंदन में कहीं पढ़े बड़े होंगे, लेकिन क्या पढ़े ये नहीं मालूम, ना उनकी किसी डिग्री का पता है कोई ऐसा उनकी, तो उनकी कोई ना तो तालीम या तरबियत, दोनों चीज़ें नहीं हुई। तरबियत सिर्फ यही है कि उनके साथ लोग हैं, वो उनको तकरीरें उनको लिख के देते हैं, रटाते हैं, और बाकी जो दाव पेच है सियासत के वो उनके वालिद आसिफ जरदारी साहब। क्योंकि देखिए मैं जो बता रहा था ना फ़र्क के, देखिए फ़र्क एक बेनज़ीर के जाने से जो एक ख़राब एक जो बात हुई वो यही कि आसिफ जरदारी का अरूज हुआ सियासी तौर पर, वो उनके जानशीन बन गए आकर और सदर बन गए, तो वो पूरी सियासत बदल गई। सियासत में अय्यारी, मक्कारी, झूठ, लूट, ये सारी ये सब चीज़ें जो थी ना, वो एक हिस्सा बन गई सियासत का, साहब का। और ये बिलावल जरदारी जो है, यकीनन तो उन्होंने कोई ना तो उनकी कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई, ठीक है, जाके जल्द से जल्द से तकरीर कर देते हैं। देखिए सियासी तौर पर नाकाम रहे। बिलावल जो है पहली बार इलेक्शन जो 2018 के इलेक्शन हुए उसमें लड़े गए, पीपल्स पार्टी के जनाब चेयरमैन है, बेनज़ीर के बेटे हैं, 4 जगह से उनको इलेक्शन लड़ाया गया, 3 जगह से हार गए थे। सिर्फ एक जगह वो भी उनकी आबाई सीट जो लड़काने की है, और वहाँ से भी मुश्किल से जीते हैं, वो भी उनका जो जाहिर पोल था। जी मुश्किल से जीते हैं वहाँ भी। अच्छा, उसके बाद दूसरा उनका हाल ही में जो उन्होंने जाकर जनाब 1 महीना बैठे रहे तकरीबन गिलगित में, वो भी सॉरी बल्तिस्तान में, जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जाकर जो इलेक्शन लड़ाने के लिए, वो तो फिर छुट्टियों में गुजारने लगे, टोटली नाकाम।
कि भाई आपकी सिर्फ 2 या 3 सीटें जीती हैं आपने, इतनी जनाब जो है वो एक बेनज़ीर की तस्वीर और वो बिलावल जो है वो जाकर, तो बात यह है कि मुझे कतई तौर पर मैं ये समझता हूँ कि वो शायद 2-4-5% बेनज़ीर का कुछ उनको मिला हो शक्ल वकल में कुछ उसमें, बुनियादी तौर पर जो आसिफ जरदारी की जो लेगेसी है वो उसके जो है वो उसके अलंबरदार है, बेनज़ीर की लेगेसी के नहीं। बिल्कुल शाद साहब, मेरा आपने बताया जरदारी साहब के बारे में बात कर रहे हैं आप, मेरा अगला सवाल यही है कि हर साल बीबी की बरसी पर ये सवाल उठता है कि उनका कातिल कौन है, और कुछ लोग जरदारी साहब का नाम भी लेते हैं, आप किस बारे में क्या कहते हैं? भाई देखिए, उंगलियां तो उठती हैं जी, लेकिन एक जो बात यह है कि जो इस तरह के मामलात हैं उसमें आप बात कर नहीं सकते जब तक कि आपके पास सबूत शवाहिद ना हो। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होती है ना, वो उसकी बुनियाद पर लोग जो है वो बात, लेकिन देखिए चंद बातें बड़ी अहम है। बेनज़ीर साहिबा के जाने के बाद जरदारी साहब सदर हुए और पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत रही जी। सिंध में तो उनकी हुकूमत मुस्तकिल चल रही है अभी तक है। माफ़ कीजिए। तो जरदारी साहब जो है उन्होंने 5 साल में बेनज़ीर की कत्ल की तहक़ीक़ात में क्या किया? करवाई कुछ ना जी, इधर उधर के बातें होती रही, वो तालिबान पे डाल दिया, फला कर दिया, ये कर दिया, परवेज़ मुशर्रफ को बना दिया। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अगले 5 साल आई, उन्होंने भी कुछ नहीं, उस दौर में भी कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि देखिए एक वो कहते हैं कि साहब वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको सज़ा वज़ा भी दिलवा दी। परवेज़ मुशर्रफ बाकायदा कहते, परवेज़ मुशर्रफ जो हैं फ़ौज के सरबराह थे, पाकिस्तान के सदर थे, उनके ज़माने में बेनज़ीर का कत्ल हुआ, उनसे ज़्यादा अला सारी इंटेलिजेंस एजेंसी सारी सब कुछ उनसे ज़्यादा वो उंगली उठाते हैं आसिफ जरदारी की तरफ, वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने कत्ल किया। अभी मैं कल ही एक बेनज़ीर पर एक प्रोग्राम हो रहा था, एक मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के एक जो मेन स्ट्रीम एंकर हैं, वो बाकायदा उन्होंने तो पूरी तफसील से जनाब जो है वो उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये इस कत्ल में के पीछे आसिफ अली जरदारी थे। उन्होंने बताया कि कौन कौन लोग जो हैं वो, यानी जितने भी शवाहिद जो भी यानी लोग थे जिनकी की चेन एक पूरी बनती है जिन लोगों की, वो सब कत्ल हो गए उसके बाद जी, एक के बाद एक सबूत मिटा दिए गए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये सब जानते हैं कि कत्ल की, जब किसी भी कत्ल की, कोई मोहल्ले गली शहर कहीं का किसी आम आदमी कत्ल जब होती है तो सबसे पहला जो जो होता है वो ये होता है कि साहब इसका बेनिफिशियरी कौन है। शक जो है वो डालते हैं कि साहब इसका बेनिफिशियरी कौन है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचा। टोटल 100% इसकी बेनिफिशियरी जरदारी, और न सिर्फ जरदारी बल्कि जरदारी का ख़ानदान। जरदारी के ख़ानदान से मेरी मुराद है कि उनका जो ख़ानदान, उनके औलाद नहीं बल्कि उनकी बहनें, उनके भाई, दोनों बहनें, फरियाल जो है पूरा पीपल्स पार्टी रन करती हैं और उनकी दूसरी जो बहन है वो भी उनके शौहर और बहन। तो ये एक तो टोटल बेनिफिशियरी जो है उसके। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ को कहते हैं, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो एक बिल्कुल एविडेंस है, उनको कोई फ़ायदा, उनको तो कोई फ़ायदा जाहिर है उनको। ये बिल्कुल अभी जरदारी साहब ने जो ये एक तकरीर हुई है एक बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर लाड़काना में, उसमें जी, मेरा अगला सवाल यही था, बल्कि मैं आप कहें तो मैं सवाल पूछ लेती हूँ। जी जी, इस दफ़ा लाड़काना में बेनज़ीर साहबा की जो बरसी पर जो जलसा हुआ है वो, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो एक पीडीएम का जलसे की तरह लग रहा है? हाँ नहीं, वो तो अलग जी बात है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि उसमें जरदारी साहब ने ये दावा किया कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने दूध से मक्खी की तरह यूं निकाला। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि परवेज़ मुशर्रफ के जाने का फैसला हो चुका था, वो अमेरिका के साथ एक डील हुई थी बेनज़ीर की, जिसमें कि उनको ये तय हुआ था, उस डील का ये हिस्सा था कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो वर्दी उतारेंगे और उनकी जगह फिर परवेज़ कियानी साहब जो है वो नए वो बनेंगे और जो है वो काम करेंगे, परवेज़ साहब सदर रहेंगे। बाद में जनाब उन्होंने सदारत से भी इस्तीफ़ा दिया। इसमें कोई भी जनाब अपने हमारे जरदारी साहब का कोई दखल नहीं था। उस वक्त अमेरिका बहुत ज़्यादा दखील था पाकिस्तान की, और ये सारे मामलात जो थे वो अमेरिका में वहाँ पे तय हुए थे। जी। उसके बाद आपने सवाल ये था कि उनकी बरसी पर जो जलसा हुआ वो तो पीडीएम का एक जलसा लग रहा है। जी हाँ। अब वो देखिए ना, अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वही
नवाज शरीफ की बेटी मरियम जो है वो वहाँ पे तकरीर कर रही है उनके साथ, अपना बिलावल के हालांकि साथ उनका कोई बिलावल काम नहीं तकरीर था कि कर वो रहा है। बरसी में आके करती हाँ, हूँ मतलब ये कि देखिए वो लोग हैं जो कि एक दूसरे को गालियाँ बकते रहे, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तलाशियाँ करते फिर रहे। मिल कम गए। से कम ऐसे एक हसास मौके के ऊपर जो है वो एक बेनज़ीर की बरसी का मौका था। अच्छा, मैंने जैसे पहले भी कहा ना कि इन्होंने कोई बेनज़ीर के कातिल की तलाश का मामला पूरी पीपल्स पार्टी, आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनका पूरा ख़ानदान बिल्कुल भूल चुके हैं, सर खाने में और डाल वो चुके उसका तस्करा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उससे फिर नए बाब खुलते हैं, नए सवालात पैदा होते हैं कि भाई किसने मारा, जी क्यों मारा। सही। तो ये सवालात इसलिए, तो वो जो है तो उसमें उनको एक उसकी, और उसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बिल्कुल पीडीएम का जलसा था। अरे भाई, आपको बेनज़ीर के बारे में कुछ बात करते हैं, जी। उनके 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 जनाब जो उनकी खिदमात थी या उन्होंने जो कुछ किया या नहीं जी। किया, वो तस्करा वस्करा किया होगा, लेकिन सारी क़िस्सा ये है कि वो सब गालम गलोज, और जो लाहौर का जलसा है, गुजरांवाला का, कोयटा का, बिल्कुल उसी की रिपीट तकरीरें जनाब जो है वो बिलावल ने भी ऐसी की, बाकी सब लोगों ने भी। आसिफ ज़रदारी ने बहुत अपना होशियार बनने की कोशिश की तकरीर में बताने की कि वो कितने चालाक सियासतदान हैं, और वो उनके मुझसे पूछे आकर के जी क्या करना है। अच्छा, तो अब ये पीडीएम की बात निकली है, तो बस आखिर में हमें ये भी बता दीजिए कि पीडीएम का बन क्या रहा है, आप क्या देख रहे हैं पीडीएम का? पीडीएम का कुछ नहीं बनेगा, पीडीएम चलती रहेगी। देखिए, वो कहते हैं ना, एक इंडियन फिल्म में एक वो डायलॉग था, एक मुझे अब तक याद रहता है, वो जो ये बम्बई की ज़ुबान होती है ना, उसके अंदर किसने कहा भी क्या होगा, क्या सुना दिया, कुछ नहीं होने का, सब कुछ ऐसे ही चलने का है। सब कुछ ऐसे चलेगा। तो वो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, फिर कोई जलसे होते रहेंगे, कोई तो कभी धरना होगा, नहीं होगा, फला होगा, नहीं होगा, कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ नहीं होंगे, आपस में इख्तलाफात चलते रहेंगे, फला होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एक, इसमें जो एक मैं देख रहा हूँ जो नुकसान हुआ है, वो नून लीग के बारे में तो बातें हो रही हैं कि वो इस्तीफ़ों के मामले पर, इस पर तो एक अलग प्रोग्राम की हम कभी करेंगे कि इस्तीफ़ों का क्या होगा, नहीं होगा, सेनेट के इलेक्शन का, इसका उसका, ये तो सब नून लीग के बारे में। तो नवाज शरीफ अलग, वो शहबाज शरीफ जो है वो मरियम से अलग होंगे, नहीं होंगे, इस तरह की बातें तो खैर हो रही हैं, उनका कोई ऐसा वो नहीं है। बात ये जो नुकसान सबसे बड़ा हुआ है वो हुआ है फजलुर रहमान साहब का। अच्छा। फजलुर रहमान साहब की जो अपनी जमात है वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हुई है बड़ी तौर पर। उनके कई जो बहुत अहम रहनुमा थे पुराने, हाफिज़ शिरानी साहब हैं और हुसैन अहमद हैं और बहुत से लोग हैं, उनका अपनी मीटिंगें भी हो रही हैं अब, वो उनसे अलग होकर, और ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसमें जो है वो एक की जगह शायद 2 जमातें ठीक हो जाएं। ठीक है शाद साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे इजाज़त दीजिए, और हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, info@5news.com.au। थैंक यू शाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे आपसे।